नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं शरद। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर मध्य प्रदेश दौरा हुआ। पीएम मध्य प्रदेश के पावर सेंटर ग्वालियर पहुंचे, जहां उनके भाषण का विश्लेषण कुछ इस अंदाज में हो रहा है कि बीजेपी ने 23 के बहाने 24 के समीकरण साध लिए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ग्वालियर के वीरों का गुणगान तो किया ही, साथ ही गांधी परिवार का गुणगान करने वाले कांग्रेसियों को भी कटघरे में खड़ा किया। पीएम इस बार भी अपनी गारंटी गिनाना नहीं भूले। बात डबल इंजन सरकार की भी हुई और टॉप 3 में मध्य प्रदेश को लाने की भी। पीएम के भाषण में वो सब कुछ था जो एक चुनावी रैली में विपक्ष को घेरने के लिए होना चाहिए। जो नहीं था वो इस सवाल का जवाब कि आखिर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले चेहरे पर चुनाव में विकास की बातों का सेहरा बांधने से परहेज क्यों हो रहा है। क्या ग्वालियर से गारंटी और गांधी परिवार पर टारगेट का जी फैक्टर बीजेपी के लिए 23 के साथ 24 की राह आसान करेगा? जवाब तो देना होगा। मैं आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के 2 सबसे चर्चित चेहरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में यह शुमार है कि विरोधियों को चित करने के लिए उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। ये सवाल हर वक्त सबसे बड़ा सवाल होता है। बीते 6 महीने में 6 से ज्यादा मध्य प्रदेश के दौरों के बाद इतना तो साफ हो चला है कि 23 का विधानसभा चुनाव 24 का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। इसकी एक झलक मध्य प्रदेश के सियासी पावर सेंटर ग्वालियर में एक बार फिर देखने को मिली। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे तो ग्वालियर फोर्ट की परिकल्पना पर बनाए गए मंच से जमकर गरजे। उन्होंने ग्वालियर में गारंटियों की बात दोहराई। गांधी परिवार के गौरव गान के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री के उस बयान पर सियासी अटकलों का दौर भी तेज है, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि ग्वालियर का नाम रोशन होने वाला है। ये बात लिख लीजिए। ग्वालियर चंबल आज अवसरों की भूमि बन रहा है। मध्य प्रदेश के लिए अगले 5 साल बहुत अहम है। आज देखिए, ग्वालियर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, जहां 1000 बेड का नया अस्पताल बना है, नया बस अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए स्कूल कॉलेज, एक के बाद एक पूरे ग्वालियर की तस्वीर बदल रही है। ऐसे ही हमें पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलनी है और इसलिए यहां डबल इंजन की सरकार जरूरी है। इससे देश में एक बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में ग्वालियर की पहचान और सशक्त होगी। और साथियों, मेरी बात पे विश्वास करना, दुनिया के अंदर ग्वालियर का नाम रोशन होने वाला है। लिख लीजिए। बीजेपी उम्मीदवारों की सबसे चर्चित दूसरी सूची आने के बाद से ग्वालियर चंबल संभाग चर्चाओं में है। ग्वालियर चंबल से आने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे थे। नरेंद्र तोमर दिमनी से उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं, जबकि सिंधिया को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें जोरों पर हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के भाषण की खास बात ये भी रही कि मंच से बीजेपी के किसी उम्मीदवार को जिताने की अपील के बजाय उन्होंने डबल इंजन सरकार को मुद्दा बनाया। एमपी को टॉप 3 राज्यों में लाने के सपने को साकार करने के लिए पीएम ने डबल इंजन को वोट देने की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि विपक्ष महंगाई और सत्ता विरोधी लहर के भरोसे इस इंजन को ड्रिल करने पर आमादा है। ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारों का। जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे वापस घरेलू गैस का दाम भी बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ जाता है, सब लोग जानते हैं। और यही करते करते तो 400 रुपए से आज 1000 रुपए तक पहुंच गया और ये 2000 रुपए तक पहुंच गया। तो ये सारी बातें, और फिर जुमलेबाजी तो फिर कहना ही क्या है। मुझे तो 450 का वादा करके पूछे तो मैं कहूँगी मेट्रो बुलेट ट्रेन चल गई क्या, 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई क्या, 15 लाख अकाउंट में आ गया। ये सब जुमलेबाजी है।
बीजेपी की रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से इतना तो साफ है कि 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर केंद्रित करना चाहती है। वहीं विपक्ष के पूरे पत्ते अभी खुलना बाकी है। ऐसे में 2023 का चुनाव दिलचस्प से भी और दिलचस्प हो चला है। ग्वालियर से प्रहलाद सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए खास जो पैनल है वो हमारे साथ जुड़ा है। हमारे साथ RP सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो जुड़े हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। सनवर पटेल हैं, प्रवक्ता हैं BJP के, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सनवर पटेल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मेरा सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश एक वक्त में बीमारू था, जो पुरानी सरकारें थीं 3 के पहले की, हालांकि उन्होंने 3 का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी मीनिंग कहीं ना कहीं ये थे कि जब पहले की सरकारें थीं तो उन्होंने मध्य प्रदेश का विकास नहीं किया, मान लेते हैं। लेकिन जिन्होंने विकास किया 3 के बाद, और अब वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को टॉप 3 राज्यों में लाना है आने वाले समय में, तो जिन्होंने ये काम किया मध्य प्रदेश में, उनका नाम लेने से परहेज क्यों हो रहा है? क्या स्ट्रेटजी है बीजेपी की, अगर आप थोड़ा सा स्पष्ट कर सकें। सबसे पहले तो मैं सम्माननीय मोदी साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो आए और उन्होंने सौगातों की झड़ी लगाई। लगभग 19,000 करोड़ रुपए की सौगातें मध्य प्रदेश को देने का काम किया। साथ ही 2,21,000 PM आवास के तहत लोगों को, जरूरतमंद लोगों को गृह प्रवेश करवाया। तो और साथ में अनेक ऐसी योजनाएं दी है, ट्रेन से लगाकर उज्जैन का जो विक्रम उद्योगपुरी है उससे लगाकर इंदौर के IIT बिल्डिंग से लगाकर तमाम सौगातें। लेकिन साथ में आपने कहा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सबसे पहला नाम ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नाम नहीं लिया। मैंने ये नहीं कहा कि नाम नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी मध्य प्रदेश में हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि उसका श्रेय कम से कम देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, निश्चित रूप से श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान है, इसमें कोई मनाही नहीं है और हमेशा श्रेय उनको ही दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की व्यवस्था है और उसी कारण से आज देश के प्रधानमंत्री जी आए। आज उन्होंने, जब चूंकि देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से देश आज हमारा टॉप के 5 जो इकोनॉमी है उनमें शामिल है, कैसे हमारा प्रदेश आज वो जो देश के टॉप 5 से टॉप 3 में किस प्रकार से जाएगा और उसी प्रकार से मध्य प्रदेश को टॉप 3 में कैसे जाना है। तो इसमें नहीं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई श्रेय देना या लेना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे यहाँ के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान है। RP सिंह जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आप उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां पर आज ये जो रैली है, बड़ी रैली प्रधानमंत्री की हुई थी ग्वालियर चंबल को लेकर। ग्वालियर चंबल कहीं ना कहीं इस बार सुर्खियों में भी है। अगर ये चुनाव पूरा जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि सेंट्रलाइज हो रहा है दिल्ली की तरफ, प्रधानमंत्री के चेहरे पर पूरी तरीके से केंद्रित हो रहा है, तो जो आप लोगों की स्ट्रेटजी थी कि प्रदेश सरकार को घेरना, जो मुद्दे थे उन पे घेरना, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये मुद्दे आपके धरे तो नहीं रह जाएंगे? क्योंकि चुनाव अगर प्रधानमंत्री के चेहरे पर होगा, जैसा लग भी रहा है वो मुद्दे जो उठा रहे हैं उसको देखते हुए, तो फिर आपकी जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो क्या है? पहले तो ये समझ लेना मुझे लगता है कि आवश्यक है कि विधानसभा चुनाव यदि मोदी जी के चेहरे पर भी भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो उस पर 2 विषय बहुत महत्वपूर्ण हुए। एक तो इसका अर्थ यह हुआ कि शिवराज सिंह जी और उनकी टीम पूर्ण रूप से फेल हो गई, और ये बात मुझे लगता है कि इनके केंद्रीय नेतृत्व ने बिल्कुल सिद्ध भी कर दिया है। आज मोदी जी और शिवराज जी जिस प्रकार से 6 महीने में 7 बार प्रधानमंत्री का दौरा, 2 दौरे अमित शाह जी के ग्वालियर चंबल अंचल में, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने तो इनको फेल करार दे दिया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो बिल्कुल भी श्रेय जो है शिवराज सिंह जी को देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है पूर्ण रूप से रिपोर्ट कार्ड जो इनकी है फेल है। जहां तक ग्वालियर चंबल अंचल का सवाल है, आप देखिए आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज गांधी जयंती पे भी मोदी जी ने भी झूठ बोला और शिवराज सिंह जी ने भी। बहुत द्रवित और दुखित हूं मैं इस बात को लेकर। कम से कम आज का दिन तो छोड़ दीजिए। शिवराज सिंह जी कहते हैं कि चंबल से पानी आ गया,
आधारभूत सुविधाओं के लिए जो ग्वालियर चंबल अंचल जूझ रहा है, आज पीने का पानी तक की व्यवस्था 18.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, और उसके बाद आप झूठ बोल रहे हैं एक मंच से, देखिए आप। और दूसरा झूठ बोला माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भी प्रधानमंत्री निश्चित रूप से, कि मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 है। तो डेटा से खेलना, इवेंट करना, मुझे लगता है कि अब ये चीज धरातल पे बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। और आप देखिए कर्नाटक का उदाहरण है, वहां भी मोदी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उनके अमित शाह जी जिन्हें कहते हैं कि वो बहुत बड़े शिल्पकार हैं राजनीति के, बहुत ज्ञाता है, स्ट्रैटेजिस्ट हैं बहुत, वो फेल हुए, हिमाचल में फेल हुए। देखिए आप शरद जी, आपको एक बात समझना आवश्यक है कि आज मोदी जी की एंट्री की मतलब ऐसी क्या आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलिए इस चुनाव में भी व्यापम 4 और 5 की तरह जा रही है। मोदी जी को अच्छे से पता है कि शिवराज सिंह जी वो परीक्षार्थी हैं कि जो पूर्ण रूप से फेल होंगे, तो उन्हें वो नकल कराने आ रहे हैं। और डबल इंजन जब बोलते हैं तो एक बात कभी स्पष्ट नहीं करते कि डबल इंजन जो है वो 2014 से और अभी तक 2 दिशाओं में चल रहा है। और यही कारण है कि आपसी संघर्ष की वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं ग्वालियर चंबल अंचल के बारे में, जो बहुत आवश्यक है जी। ग्वालियर चंबल अंचल का जैसे ही एंट्री सिंधिया जी की होती है, आप मान लीजिए कि आज आपसी टसल के चक्कर में नरेंद्र सिंह तोमर जी, जयभान सिंह पवैया जी, नरोत्तम मिश्र जी, जितने इनके आंचलिक नेता हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में, आपसी संघर्ष में आज हमारा डेवलपमेंट जो है बलिदान चढ़ रहा है ग्वालियर चंबल अंचल का। इन्होंने कहा, साहब मोदी जी ने कहा, मैं 2-3 चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि किस प्रकार का इवेंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो है ग्वालियर चंबल अंचल में हो रहा है। ठीक है आरपी सिंह जी, आपकी बात आ गई है, मैं आऊंगा, अभी हमारे पास समय है। मैं दिनेश गुप्ता जी के पास 2 बातों के साथ मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा ठीक, प्लीज, किस प्रकार का डेवलपमेंट, प्लीज डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, प्लीज वो बता रहा हूं। देखिए आप एयरपोर्ट का निर्माण, बड़ी बातें आज मोदी जी ने भी की यहाँ पे। ऐसे एयरपोर्ट का क्या लाभ जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और जिसकी रनवे आप जो है डिफेंस से शेयर कर रहे हैं, तो कभी भी वहां एयर ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा। दूसरा उदाहरण एलिवेटेड रोड का। एलिवेटेड रोड जो बनाई गई है वो स्वर्ण रेखा जो सीवेज सिस्टम पुराना था, जिसका हाईकोर्ट का ऑलरेडी दखल है कि इसको पूर्ण पुराने स्वरूप में लाया जाए और गंदा नाला वाला बंद किया जाए, उस पर एलिवेटेड रोड ले आए। साथ में ठीक है रोड को आरपी सिंह जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। मैं दिनेश गुप्ता जी को शामिल करना चाहता हूं इस पूरी डिबेट में। दिनेश गुप्ता जी, आज का जो भाषण है प्रधानमंत्री का, निश्चित तौर पर आपने भी देखा ही होगा या सुना भी होगा, और मैं जानना चाह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि ये जो एक बोट है आपका, वो डबल इंजन की जो सरकार है उसको जाएगा, तो एक इंजन के पायलट तो प्रधानमंत्री हैं, ये बात बिल्कुल तय है। ये जो दूसरे इंजन की बात हो रही है, इस दूसरे इंजन का जो पायलट है उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? आप तो लंबा राजनीतिक जो पॉलिटिकल भी आपने देखे हैं, कई चुनाव भी देखे हैं, स्ट्रेटजी भी देखी है, और पत्रकारिता के तौर पर भी आपने कवर किया है, तो ये जो दूसरा इंजन है उसका पायलट अब तक गुमनाम क्यों है? शरद जी, आपने राजधानी एक्सप्रेस तो देखी होगी, उसमें अक्सर आपको डबल इंजन दिखाई देता होगा कि डबल इंजन लगा हुआ होता है, लेकिन दोनों इंजन में अलग अलग पायलट नहीं बैठते हैं। पायलट एक ही इंजन में बैठता है जो मैन इंजन होता है, ठीक बात है। और यदि एक इंजन काम नहीं करता है तो वो दूसरे में चला जाता है। बेसिकली दूसरा इंजन उसी पर्पज से काम में आता है कि यदि कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसमें जो चूँकि एक बड़ी प्रायोरिटी गाड़ी रहती है, वो डबल इंजन वाली जो गाड़ी है, तो उसको ताकि बीच में कहीं रोकना ना पड़े, कोई दिक्कत ना हो पैसेंजर्स को, तो उस हिसाब से रहती। तो इसलिए ये तो दूसरे इंजन का जो पायलट है उसके बारे में तो टेक्निकली इसीलिए भी ज़रूरी नहीं है बताना। यदि बताना ज़रूरी होता तो फिर ये सवाल को खड़ा ही पार्टी के भीतर क्यों किया जाता कि साहब ये चेहरा नहीं है या ये चेहरा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री है कोई व्यक्ति तो स्वाभाविक तौर पर चेहरा है, और इस बात को पूरे दम के साथ भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए। लेकिन वो इस बात को नहीं कह रही है, क्योंकि जो 2023 के बाद की जो 24 की राजनीति है उसका चेहरा कौन है ये कोई नहीं जानता। देखिए 2 कारण है। यदि आप दूसरे इंजन के पायलट को आप मार्क नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं बता रहे हैं, या तो आपको लग रहा है कि हम
सत्ता में वापस नहीं आ रहे हैं, या दूसरा कारण ये है कि हमको जो लग रहा है कि मुख्यमंत्री अब हमको बदलना है, क्योंकि 18 साल का समय एक लंबा समय होता है और पूरे देश में इतना लंबा कोई मुख्यमंत्री रहा नहीं है, तो इतनी लंबे कार्यकाल की एक एंटी इनकम्बेंसी होती है जिसको फेस कर रहे हैं। और आप देखिए ना कि ग्वालियर तो वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा एंटी बीजेपी बात हो रही है, कि सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि 2018 की जो परिस्थितियां थी वो 2023 में हैं, और वहाँ ये सभा हो रही है। और यदि आप उस अंचल में इसके बावजूद यदि कोई बदलाव नहीं आता, 19,000 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती, लेकिन वहाँ के लोगों की आवश्यकता क्या है? अभी पिछले दिनों भी गुर्जरों का एक घटनाक्रम हुआ था, ठीक बात कह रहे हैं, वहाँ भी कुछ नाराजगी थी। आप देखिए कि नगरीय निकाय के चुनाव में क्या हुआ था, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए थे, मुरैना में भी गए थे। आप शिवपुरी में देखिए सबसे ज़्यादा दल बदल हो रहे हैं, जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे अब वो बैक टू पवेलियन हो रहे हैं, जो लोग मूल भाजपाई थे वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। यशोधरा राजे सिंधिया जैसे जो नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, तो गुना के सांसद जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो आप जितने ज़िले में जाएंगे, वैसे भी आप मुरैना से गुना तक का अलग अलग पानी का रंग है, तो आपको उतने ही रंग वहाँ जो है राजनीति में दिखाई देंगे और उसी तरह के लोगों का रिएक्शन दिखाई देगा। सनवर पटेल जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ और मेरा एक सवाल ये है कि आमतौर पर जितना हम लोग कवर करते हैं राजनीतिक तौर पर, जो रैलियां कवर करते हैं, जब प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं, जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं है तब तक तो चलो समझ में आता है कि किसी का उल्लेख करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब चुनाव की रैली हो और प्रधानमंत्री आए और आपके केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली में किसी तरीके का कोई उल्लेख इस बात का नहीं दिखाई देता कि जो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, क्योंकि आपकी दो सूची 39 उम्मीदवारों की और एक सूची एक उम्मीदवार की आ चुकी है, लेकिन ये बात वो नहीं कहते कि जो बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं उनको जिताना है। एक प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के तौर पर तो साथ में ही बैठे हुए थे, तो ये बात अभी तक क्यों निकल के नहीं आ रही? अभी किस बात का और इंतजार किया जा रहा है, तब ये बात कही जाएगी कि इनको जिताना है और मध्य प्रदेश का? क्योंकि अभी भी जो बातें हुई वो प्रधानमंत्री की गारंटी को लेकर हुई, यानी कि पूरी तरीके से उनके फेस को लेकर ही जो जनता से बात की जा रही है वो है, जबकि आपके प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। प्रत्याशी घोषित होना और प्रत्याशी के द्वारा चुनाव लड़ना ये निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है, और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तय हुए, घोषित हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो असल प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। और आप ये देखिए कि आप 39 की बात कर रहे हैं, फिर एक की बात कर रहे हैं, लगभग 79 प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 230वीं विधानसभा पर, पूरे के पूरे 230 विधानसभा पर कमल का प्रत्याशी तय है और सब जगह तैयारी चल रही है। आप पन्ना प्रमुख से लगाकर तो ऊपर तक, बूथ तक, हर स्तर पर तैयारी है। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि यहाँ व्यक्ति पर आधारित राजनीति नहीं होती है, यहाँ सिंबल पर आधारित राजनीति होती है, विचार पर आधारित राजनीति होती है। और यही कारण है कि आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, वो जब आए तो उन्होंने यही कहा कि आपका एक वोट मध्य प्रदेश को टॉप 3 में लेकर जाएगा, आपका एक वोट डबल इंजन की सरकार के माध्यम से और देश को टॉप 3 की इकोनॉमी में लेकर जाएगा। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आप यहाँ की जनता को एड्रेस किया है, जनता को कहा है कि आप है महत्वपूर्ण, और आप अगर कमल के फूल को वोट देते हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश समृद्धशाली बनेगा, मध्य प्रदेश टॉप पर होगा। अच्छा, आरपी सिंह जी, जैसा कि सनवर जी कह भी रहे हैं, और उनकी एक स्ट्रेटजी है, मान लीजिए कि उन्होंने ये तय किया है कि प्रधानमंत्री आएंगे या दिल्ली के जो फेस हैं सांसदों को उनको मैदान में उतारना है, तो ये उनकी पार्टी का फैसला है। आप लोग को क्या लगता है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, महंगाई के और जो बेरोजगारी, ऐसे जो विषय आप उठा रहे हैं, तो क्या लगता है वो इसके सामने कारगर साबित होंगे? क्योंकि ये तो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, वो किसको लड़ाना चाहते हैं, किसको नहीं लड़ाना चाहते हैं। आपकी स्ट्रेटजी में भी कोई बदलाव की संभावना है, या आप अभी भी उन्हीं मुद्दों पर जा रहे हैं जो मुद्दे आपको शिवराज सरकार को घेरने के लिए आपने पहले तैयार किए थे? शरद जी, पहले तो मैं पटेल साहब की एक बात का जवाब दूंगा कि ये लोग हर बात को गोल पोस्ट शिफ्ट कर देते हैं, हर चीज का।
देखिए, मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बहुत आत्ममुग्ध है। अगर आप पूरा भाषण उनका देखेंगे, निश्चित रूप से आपने जो बारीकियां पकड़ी, उसमें उन्होंने कहीं विधानसभा के उम्मीदवारों का जिक्र नहीं किया। लेकिन पटेल साहब देखिए कितनी बड़ी व्यापक बात लेकर आ गए कि हमारे यहाँ तो प्रत्याशी होते ही नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ कमल का फूल होता है। तो भैया, यदि आपके यहाँ कमल का फूल ही होता है तो आप क्यों नरेंद्र सिंह को लेके आए? क्यों आप वहां पे विजयवर्गीय जी को लेकर आए? क्यों प्रहलाद पटेल जी को लाए? क्या वो जो पूर्व के प्रत्याशी थे वो कमल के फूल के प्रत्याशी नहीं थे? तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। और जितने नाम मैं ले रहा हूं, ये सारे के सारे जो है शिवराज सिंह जी के सब्स्टिट्यूट के रूप में आज इन्होंने मध्य प्रदेश में पेश कर दिए हैं। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और साथ ही साथ वोटर को भी कंफ्यूज कर दिया कि मामा को तो इन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ सीन कर दिया, बाहर कर दिया। और निश्चित रूप से जैसा कि हमारे विद्वान जो संपादक महोदय उन्होंने कहा कि 18.5 साल की इनकम्पेंसी, बल्कि मैं कहूँ रिपोर्ट कार्ड उनका टोटल फेलियर है, इसीलिए उनका जिक्र भी नहीं किया जा रहा कहीं पे, क्योंकि उनका जिक्र करेंगे तो निश्चित रूप से मुंह की खानी पड़ेगी, आप समझ लीजिए। हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल निश्चित रूप से जो पूर्व में थी वही रहेगी। हम सिर्फ जनता के सरोकार के मुद्दे उठा रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये। आज इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे ले आएंगे। आप बताइए, एक जो स्टेट है वो आज करीब 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है। आप महिलाओं के लिए चलिए, हम कॉपी कैट करके आप जो एक स्कीम ले आए, उसमें फिर हजारों करोड़ का कर्जा लेके आप उस स्कीम को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पे 1 करोड़ बेरोजगार है, आप बीमारों से कहते हैं कि आप स्वस्थ राज्य की ओर लेके आए। एक ऐसा राज्य जहां पे मेल न्यूट्रिशन में आज आप मानिए कि एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि यंगस्टर 50% जो बच्चे हैं वो ड्वार्फ हो रहे हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड हाइट है उससे आधी हाइट रह रही है। तो ऐसी जगह पर, और जहां पे अपराध, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ग्वालियर चंबल अंचल, चूंकि ये यहाँ पर उनका दौरा था, तो मुझे लगता है कि फोकस और नैरेटिव ग्वालियर चंबल अंचल पे ही रहना चाहिए इस डिस्कशन का। आप देखिए हमारे इतनी अराजकता है आज। कुल मिला के ये बात है कि आपके मुद्दे यही रहेंगे, भले ही जो चेहरे हैं, अगर बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रही है, लेकिन आप लोग इन्हीं मुद्दों के साथ जा रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आगे। दिनेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर, मेरा एक सवाल ये है कि आमतौर पर ये बात होती है कार्यकर्ताओं को लेकर के, भाई सभी कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के बारे में अगर हम बात करें, और जो टिकट फाइनल हुए और जो रैलियां इस वक्त में हो रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि पूरा सेंट्रलाइज चुनाव है। जो दिल्ली के चेहरे हैं वो पूरी कमांड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के भी लगातार दौरे, 6 महीने में 6 से ज़्यादा दौरे हो गए। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके मन में ये भाव नहीं आएगा कि सांसद का चुनाव बड़े नेता लड़ें, मंत्री बड़े नेता बने, फिर विधायकी का मौका आए तो बड़े नेता फिर विधायकी का चुनाव लड़ें? तो जो कार्यकर्ता है वो आपको लगता है कि संतुष्ट होगा बीजेपी की इस स्ट्रेटजी से? उसके मन में ये नहीं लग रहा होगा कि उसका मौका आखिरकार कब आएगा? शरद, अभी 7 माह में हमने 8 बार मोदी जी का दौरा देखा है मध्य प्रदेश में, और कोई भी दौरे में ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसमें कुछ लग रहा हो कि कुछ नयापन हमारे लिए हो। क्योंकि चुनावी जो कार्यक्रम होते हैं या चुनावी जिस तरह के बड़े नेताओं के दौरे होते हैं, सामान्यतः इसी तरह की बातें होती हैं। आजकल जैसे गारंटी वाली बात है, तो आपको शहडोल से लेके हम ग्वालियर तक लगातार उसी गारंटी की बात सुन रहे हैं। तो जो आप कार्यकर्ता की बात कर रहे थे, तो जो कार्यकर्ता तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपको लग रहा हो कि कार्यकर्ता की कोई उपयोगिता है। आपने चूंकि कार्यकर्ता को कुछ किया नहीं, तो वो तो नाराज है। उसने 2018 में भी प्रदर्शित की थी अपनी नाराजगी। आज आप कमल के फूल पर क्यों आ गए कि हमारा तो कमल का फूल है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है? क्योंकि आप फिर यहाँ एक इमोशनल यूज़ कर रहे हैं। जो लोग सालों से पार्टी के लिए काम करते रहे, जिनकी शिकायत ही यही है कि 20 साल में उन्हें क्या मिला, 20 साल में आप फिर उनको कह रहे हैं कि कमल का फूल पकड़ लीजिए, आपको ये मिल गया, ये क्या कम है? तो ये जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी थी, जिस कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता था, अब तो उसकी छोटी छोटी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। अब वो ये सोचता था कि इसमें मेरा भविष्य है, इसमें दिल्ली से निर्णय नहीं होता, मंडल से निर्णय होता है। तो अब आप देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है तो मध्य प्रदेश के कौन से नेता होते हैं, कौन से राज्य स्तरीय चुनाव समिति की बैठक होती है जिसमें से ये नाम जाते हैं
किस जिले से नाम के प्रस्ताव आ रहे हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं कि जो कार्यकर्ता है उससे निश्चित तौर पर वो हताश और निराश है। उसकी हताशा और निराशा इन कार्यक्रमों से नहीं हो रही है। आप ही देखो, एक सामान्य शरद जी एक प्रक्रिया होती है कि जब प्रधानमंत्री जैसे कद के किसी नेता का कार्यक्रम होता है और आपके उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं, जहां भी हो जाते हैं, तो उनको कम से कम मंच पर स्थान तो दिया ही जाता है ना। कल आप याद करिए चंदेरी में शिवराज सिंह जी थे, तो वहां उन्होंने कहा था ना कि हमारे चंदेरी के कैंडिडेट हैं, इनको जिताइए। एक कैंपेन तो होता ही है ना। दिनेश गुप्ता जी, ये एब्सेंट है जी तो दिनेश गुप्ता जी, समय की बाध्यता है, लिहाजा मुझे इस संवाद को यहीं रोकना होगा। मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगा इस पूरी डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चुनाव है और चुनाव में जो पार्टियां हैं वो अपनी स्ट्रेटजी बनाती ही हैं, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी। लेकिन किसकी स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा प्रभावी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जवाब तो देना होगा मैं। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।